अरे बाप रे, इस बार की गर्मी तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। दिन हो या रात, जरा भी राहत नहीं मिल रही। हम लोग सच में किस्मत वाले हैं कि हमारे गांव में ये नदी है, वरना इस तपती गर्मी में जीना भी मुश्किल हो जाता। अरे हाँ हरी भाई, अगर ये नदी नहीं होती ना तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। शाम को यहाँ आकर बैठो, इस नदी की ठंडी हवा ऐसा सुकून देती है कि कब आंख लग जाए पता ही नहीं चलता। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन काका अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया वो? रोज तो सबसे पहले यहीं आकर बैठ जाता है, और आज देखो अब तक कोई पता ही नहीं। अरे विक्रम, काका को आने में आज थोड़ा देर हो जाएगी। सुबह बता रहा था कि उसे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए आते आते देर हो जाएगी। तू चिंता मत कर, बस आता ही होगा। लेकिन जो भी कहो, काका जब अपनी सच्ची घटनाएं सुनाता है ना, सुनने में मजा भी आता है और डर भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कहानी नहीं बल्कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हो। ऐसे ही गांव के 2-3 लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। नदी में बहते पानी की आवाज और रात की ठंडी ठंडी हवा के बीच पता ही नहीं चला कब रात के 8 बज गए। तभी अचानक विक्रम बोल उठता है, अरे भाई, रात के 8 बज गए, काका अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया वो? और सच बताऊं, अगर काका की कहानी ना सुनो ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया हो। तभी दूर अंधेरे में एक धुंधली सी हलचल दिखाई देती है। धीरे धीरे हाथ में लालटेन लिए एक आदमी नदी किनारे की ओर बढ़ता नजर आता है। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे में डोल रही थी। उसके कदमों की धीमी आहट सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। अरे उधर देखो, काका आ रहा है। मैंने कहा था ना, काका जरूर आएगा। देखा? आइए काका, बैठिए। आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ भाई, थोड़ा काम पड़ गया था। वहां से तो मैं जल्दी ही निकल गया था, लेकिन रास्ते में बैलगाड़ी के पहियों में कुछ खराबी आ गई, इसीलिए आते आते थोड़ा देर हो गया। काका, आज भी कोई बढ़िया सा जबरदस्त वाली कहानी सुना दीजिए ना। जब तक आपकी कहानी नहीं सुनते मन को चैन ही नहीं मिलता। अरे हाँ भाई, कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी करीब 40 साल पहले। तब मैं 28 साल का था और आज तक उस रात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस रात मैं इंसान नहीं, कुछ और देखकर लौटा था। तब मैं मिट्टी का काम किया करता था। मिट्टी से तरह तरह के सामान बनाता था और फिर उन सामानों को बाजार ले जाकर बेच आता था। उस दिन भी मैं बाजार जाने की तैयारी ही कर रहा था। सारा सामान गाड़ी में चढ़ा लिया था और बस घर से निकलने ही वाला था। अच्छा माँ, अब मैं निकलता हूं, बाजार जाने में देर हो रही है। अच्छा बेटा, संभल कर जाना। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और सुन, एक बात हमेशा याद रखना, आना जाना सिर्फ पुल वाले रास्ते से ही करना। भूल कर भी जंगल वाले रास्ते की तरफ मत जाना। उधर एक पुरानी हवेली पड़ती है और उस जगह के बारे में लोग आज भी तरह तरह की बातें करते हैं। वैसे भी लौटते लौटते तुम्हें रात हो जाएगी, और रात में वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं। अरे हाँ माँ, आप इतना चिंता क्यों कर रही हो? मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। वैसे भी वो रास्ता ठीक नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं सामान टूट फूट गया तो नुकसान हो जाएगा।
अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। आज तो काफी सामान लेकर निकला हूं और ठान लिया है कि सारा सामान बेचकर ही लौटूंगा। जब तक पूरा माल बिक नहीं जाता, घर वापस नहीं जाऊंगा। अरे भोला काका, ओ भोला काका, घर पर हो क्या? अरे काका, क्या बात है? आज बाजार नहीं जाना है क्या? अरे रामदयाल, आज बाजार नहीं जा पाऊंगा रे। सामान अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, सब कच्चा पड़ा है। ऊपर से 2 दिन से तबीयत भी खराब चल रही है, काम धंधा कुछ हो ही नहीं पाया। बैठ इधर। नहीं काका, बैठने का समय नहीं है। बाजार के लिए देर हो रही है, अब निकलना होगा। इतना कहकर मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। अरे रामदयाल भाई, आज बाजार कैसा रहा? सारा सामान बिक गया कि नहीं? अरे भाई, बाजार तो बढ़िया रहा, बस 1-2 सामान अभी बच गया है। उन्हें बेच लूं, फिर घर के लिए निकल पड़ूंगा। अरे भाई, जरा आसमान की तरफ तो देखो, पूरा काला बादल छाया हुआ है। लगता है कभी भी जोरदार तूफान और बारिश आ सकती है। और तुम्हारा घर भी काफी दूर पड़ता है। जो 1-2 सामान बचे हैं वो हमें दे दो, हम बेच देंगे। तुम जल्दी घर के लिए निकल जाओ। रामदयाल अपना सामान समेटने लगा। उधर आसमान में तेज तेज बिजली चमक रही थी और हवाएं भी अब तेज होने लगी थी। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूं। बाजार के उस आदमी से इतना कहकर मैं जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ा। आसमान में बिजली लगातार कड़क रही थी, तेज हवा चल रही थी और मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर तेजी से घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। अरे बाप रे, ये आसमान तो जैसे आग बरसा रहा है। लगता है आज जोरदार बारिश के साथ तूफान भी आएगा। और घर पहुंचने में अभी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। अरे भाई, जरा ठहरो। अरे उधर मत जाओ, रास्ता बंद पड़ा है। बीच रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा है। गाड़ी क्या, आदमी का निकलना भी नामुमकिन है। क्या कह रहे हो भाई? मतलब अब घर पहुंचने के लिए मुझे उस जंगल वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा? अरे तुम उसी हवेली वाले रास्ते की बात कर रहे हो? उधर पहले भी कई अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं। लोग कहते हैं रात होते ही वहां कुछ और ही जाग जाता है। मेरी मानो, आज उस रास्ते मत जाना, यहीं रुक जाओ।
सुबह होते ही आराम से निकल जाना। अरे रुक नहीं सकता। घर में मिट्टी का सामान बाहर पड़ा है। अगर तूफान और बारिश तेज आ गई तो सब खराब हो जाएगा। आज मुझे किसी भी हालत में घर लौटना ही होगा। देखता हूं आगे क्या होता है। इतना कहकर मैं अपने रास्ते निकल पड़ा, बिना ये जाने कि मेरा सामना किससे होने वाला था। अरे इतना दूर आ चुका हूं तो आगे जाकर एक बार देख ही लेता हूं। अगर रास्ता पार हो गया तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन उसी जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। इसे अकेले हटाना तो नामुमकिन है। लगता है अब मुझे उसी जंगल वाले रास्ते से जाना होगा। मैं बैलगाड़ी घुमाकर मजबूरी में जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं उस सुनसान और घने जंगल के भीतर पहुंच चुका था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी। बस किसी तरह ये जंगल पार हो जाए और ये बारिश थोड़ी देर और रुक जाए, वरना आज बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी देखते ही देखते तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने घबराकर अपनी बैलगाड़ी एक बड़े पेड़ के नीचे रोक दी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। मैं बस किसी तरह घर पहुंचने की चिंता में डूबा हुआ था कि तभी अचानक बारिश के बीच एक औरत न जाने कहां से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अरे बेटा, इस घने जंगल में ऐसी तूफानी रात में अकेले खड़े हो? ये जगह रात होते ही बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। देखो, बारिश में तुम पूरी तरह भीग चुके हो। ऊपर से ये बिजली की कड़क। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। चलो मेरे साथ, यहीं सामने मेरा घर है। रात भर वहीं ठहर जाना। मैं अचानक पीछे मुड़कर देखता हूं तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने, हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए, जिसकी मंद रोशनी बारिश में कांप रही थी। बारिश की वजह से उसका चेहरा आधा ढक चुका था और बाकी चेहरा बिजली की चमक में पल भर के लिए दिखाई देता। झुर्रियों से भरा उसका डरावना चेहरा देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अरे ये औरत अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? अभी तक इस सुनसान रास्ते में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अजीब डर मेरे भीतर उतर जाता है, लेकिन मैं घबराता नहीं। हिम्मत जुटाकर जवाब देता हूँ, नहीं अम्मा, मैं यहाँ ठीक हूँ। पानी भी अब धीरे धीरे थम रहा है। बस अभी बारिश रुकते ही निकल जाऊंगा। अरे बेटा, अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं। देख नहीं रहे, फिर से तेज बारिश आने को है। आगे गए तो बीच रास्ते फंस जाओगे। चलो मेरे साथ, मुझे भी उधर ही जाना है। आज रात मेरे घर में ठहर जाना। मैं कुछ पल सोच में पड़ गया। मुझे लगा बात तो सही है, जाना भी उसी तरफ है। थोड़ा आगे जाकर रुक जाने में क्या बुराई है? शायद रहने के लिए कोई ठिकाना भी मिल जाए। यही सोचकर हाँ में सिर हिलाता हूं और उस रहस्यमयी औरत के साथ आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन मेरे मन में अब भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो बस यही सोच रहा था, ये औरत अचानक यहाँ आई कहां से, जब इस वीरान रास्ते पर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत मुझे एक विशाल हवेली के पास ले आई। उसे देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। तभी अचानक तेज बारिश मूसलाधार बरसने लगी और मजबूर होकर बिना कुछ सोचे समझे मैं हवेली के अंदर चला गया। अरे, लोग जिस हवेली की बातें कर रहे थे, क्या ये वही हवेली है
लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। महल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ी गली बदबू मेरे नाक में आने लगी। ये महसूस करते ही मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे ये हवेली बाहर से तो काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन अंदर आते ही ये कैसी अजीब गंध आ रही है। आओ बेटा, यहाँ आराम से बैठ जाओ। इस हवेली में मेहमानों का हमेशा स्वागत होता है। मैं चुपचाप जाकर उस टेबल के पास बैठ गया। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई साया मेरे पीछे से तेजी से गुजर गया हो। अरे बाप रे, ये क्या था अभी? मैं घबराकर तुरंत खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर अभी मेरे पीछे से गुजरा क्या था, जबकि वहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी वो बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों गए? उधर कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ। इतना डरने से काम नहीं चलेगा। तब तक बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। बाहर से वो महल अब किसी शैतानी साए जैसा दिखाई दे रहा था, मानो उसने कोई डरावना रूप धारण कर लिया। ऐसे खौफनाक माहौल में मैं घबराकर उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा, अच्छा अम्मा, आप यहाँ इस वीरान जगह पर अकेली रहती हैं? इतनी बड़ी हवेली में आपके अलावा और कोई नहीं है? रामदयाल की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत एक अजीब डरावनी हंसी हंसने लगी। अरे तुम लोग कहाँ रह गए? नीचे आओ, देखो मेहमान आया है। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से एक औरत की खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर दाम दाम दाम। पूरे महल में ऐसी आवाज गूंजने लगी जैसे छत पर कोई भारी कदमों से चल रहा हो। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? ऊपर कौन है? अरे बेटा घबराओ मत, वो मेरे 2 बच्चे हैं, शरारत कर रहे होंगे। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वापस लौटी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्हें देखकर पहली नजर में लगा मानो कोई परिवार हो, लेकिन तभी मेरी नजर अचानक उनके पैरों पर पड़ी। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में सब कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था, उन सब के पैर उल्टे थे। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा। मैं किसी इंसान के बीच नहीं, बल्कि आत्माओं के जाल में फंस चुका था। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थीं। तभी मैं हिम्मत जुटाकर बोल उठा, लगता है बारिश अब थम गई है। अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। काफी देर हो गई है और रात भी काफी गहरा चुकी है। अब घर जाने की जरूरत क्या है बेटा? आज की रात यहीं रहो मेरे बच्चों के साथ। तभी उन तीनों का चेहरा विकराल रूप लेने लगा और उनके शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगे। एक पलक झपकते ही पूरा महल जैसे उजड़ी हुई शैतानी जगह में बदल गया। लगता था सदियों से यहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। मगर मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही तंत्र विद्या का ज्ञान था। तभी मैंने पास पड़ा पत्थर उठाया और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लिया। फिर आंखें बंद कर मन ही मन तंत्र विद्या का जाप करने लगा। अचानक वो तीनों आत्माएं तड़पते हुए चीखने लगी, मानो उस मंत्र से जल रही हों। किसी तरह मैंने पूरी रात वहीं गुजार दी और जैसे ही सुबह हुई, सुबह की पहली किरण निकलते ही मैं बैलगाड़ी मोड़कर वहां से तुरंत निकल पड़ा।